हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं HPSC PGT की डेमो क्लास थर्ड के रिगार्डिंग। इस क्लास में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग। ये किसने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? H गोशन, हरमन हेनरिच गोशन आप इसको बोल सकते हैं, या सिर्फ आप गोशन याद रख लेना, गोशन, तो बस इससे आपका काम चल जाएगा। क्या बोला है गोशन ने? द मोर वी हैव थिंग द लेस वी वांट एडिशनल इंक्रीमेंट। कि अगर हमारे पास ज़्यादा थिंग्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं चाहते, और या फिर मोर वी हैव नॉट वांट एडिशनल इंक्रीमेंट। ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप उसको क्या करते हो? डिनाई कर देते हो एक लिमिट के बाद। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग। रीजन फॉर लॉज ऑपरेशन, भाई ये लॉ काम कहाँ करेगा, क्यों करता है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले, कॉमोडिटी आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स, कि कॉमोडिटी जो होती है वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है। सब्सिट्यूट्स होता है जैसे टी की जगह आप कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि कोका कोला की जगह आप पेप्सी कोला ले सकते हो जाएगा ना, जिसको बोलते हैं सब्सिट्यूट्स। लेकिन ये क्या है, ये परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है। तो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है तो ये इसका रीजन यही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अगर परफेक्ट सब्सिट्यूशन होता तो एक चीज़ की क्या होती है आपके पास, जैसे ही अपर लिमिट आ जाती आप दूसरी चीज़ को यूज करना शुरू कर देते, जिससे फिर डिमिनिशिंग वाला लॉ कभी लगता ही नहीं। लेकिन परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आता है कि सर दोनों चीज़ों का कंजप्शन हमेशा किया जाता रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, कॉमोडिटी आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन पर्टिकुलर वांट, कि जो आपकी वांट है वो भी क्या रहनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। कौन कौन सा? कॉमोडिटी आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स और स्टेबिलिटी इन पर्टिकुलर वांट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अजम्पशन, इसकी अजम्पशन के रिगार्डिंग दिया गया है क्या, होमोजीनियस कॉमोडिटी या फिर होमोजीनियस क्वांटिटी, साइज या क्वालिटी। होमोजीनियस का मतलब होता है जो आप बोल सकते हो बिल्कुल सेम नेचर की हो। क्या हो? बिल्कुल सेम नेचर की, एक समान। यानी कॉमोडिटी भी सेम होनी चाहिए, टी है तो टी, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी। क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, अगर वो मान लिया कि 100 ग्राम है चाय तो 100 ग्राम ही दूसरा कप होना चाहिए। साइज भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का साइज छोटा हो एक बड़ा हो। और क्वालिटी भी ऐसा नहीं कि एक गुड्स अच्छी हो एक गुड्स खराब हो। यानी कि क्या क्या होना चाहिए सर, कॉमोडिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, साइज सेम होना चाहिए और क्वालिटी सेम होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, सेम टाइम एंड प्राइस। आप ये मान लो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है कि अगर मान ले कि फ्रेंड्स हैं और उनमें शर्त लग गई। क्या लग गई? शर्त। भाई शर्त का मतलब क्या होता है, मान ले कोई वैसे डिबेट हो जाए या कुछ भी एक्स वाई जेड आप मान सकते हो कि भाई आपको ना सपोज करो कि आधा केजी जलेबी खानी है। अभी आधा केजी कैसे खानी? शर्त में क्या होता है, आप बोलोगे यहीं बैठ कर खानी है, इसका साइज इतना होगा जलेबी का, टाइम इतना होगा, ठीक है ना। ये रिगार्डिंग होता सारा का सारा। तो वो सेम डिटो। हमको पता है कि एक व्यक्ति जो होता है मैक्सिमम कितना खा सकता है। जैसे मान ले कोई आधा किलो खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ कि 10.5 किलो खानी है तो मे भी एक पर्सन पर एक ही टाइम बैठकर नहीं खा सकता। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो कंजप्शन करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है, उस चीज़ को कंजप्शन करने की जो इच्छा है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया, क्या बोला गया है कि सेम टाइम एंड प्राइस। तो आपको जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसकी जो अजम्पशन याद रखने का तरीका क्या है सर, जैसे हम शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं, वैसे ही हमें याद रखना है। क्या क्या? पहले होमोजीनियस नेचर की होनी चाहिए। सेकंड, उसी जगह पर आपको बैठकर खाना है, उसी टाइम पर खाना है। डो नॉट चेंज, आपकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, फैशन में, मेंटल, आप बोल सकते हो मेकअप में, या बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, मतलब आपकी मनस्थिति भी नहीं चेंज होनी चाहिए। डू नॉट चेंज द प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स गुड्स, यानी कि सब्सिट्यूट्स गुड्स के प्राइस और वैल्यू में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी कमोडिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी के प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके सब्सिट्यूट्स जो होता है, क्या होता है, कॉफ़ी, क्या होता है, कॉफ़ी, इसके अंदर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये थी आपकी 4 अजम्पशन। कौन कौन सी? होमोजीनियस, कॉमोडिटी, क्वांटिटी, साइज या क्वालिटी। और फिर क्या था आपका
सेम टाइम एंड प्लेस, फिर कोई इनकम इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर के, और जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, जो गिवन है वही रहना चाहिए। नेक्स्ट बनाता है एक्सेप्शनल, कि क्या अपवाद है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी का रूल नहीं लगता। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सर पहले आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, फिर उससे कम मिलती है, मान ली पहले 10 मिलती है, फिर 8 मिलती है, फिर 6 मिलती है, 5 4 3 ऐसे बोल सकते हो आप। तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी कम तो हो रही है, लेकिन किस रेट से हो रही है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का हो सकता है आपका, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग आप ऐसे बोल सकते हो कि सर पहले हो गया 7, तो यहाँ पर गैप 3 हो गया, अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो, फिर हो गया आपका 5, तो यहाँ पर गैप 2 हो गया, फिर हो गया 4, तो यहाँ पर गैप क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर एक्सेप्शनल कहाँ, जहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, पहला स्मॉल यूनिट, कि अगर आपने पहले मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपने क्या किया, बिल्कुल 1 घूंट आपको पानी दिया, और उसके बाद अगर कोई आपको 1 कप ऑफर पानी का और कोई करता है तो क्या होगा, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर आपने पहले जो इनिशियल यूनिट है अगर स्मॉल कंज्यूम की है तो उसके बाद जो मिलेगा उससे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी ना। तो इसलिए बोला गया है कि यूनिट स्मॉल नहीं होनी चाहिए पहला, यानी कि अगर आपने पहले स्मॉल यूनिट कंज्यूम की है तो एडिशनल यूनिट से आपकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल कंसेप्ट जो है काम नहीं करता। मार्जिनल यूटिलिटी तो होता है, आपको सबको पता ही होगा कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद आता है इंटॉक्सिकेंस कॉमोडिटी, यानी कि जो आप बोल सकते हो जो नशा करते हैं ना वो कॉमोडिटी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो जो दारू वाला है उसको चाहे 1 बोतल पिला दो, 2 3 4 ये चलते रहेंगे तो उसके एक्सेप्शनल में आ जाएंगे। फिर आता है रेयर कॉमोडिटी, क्या आता है, रेयर कॉमोडिटी। रेयर कॉमोडिटी मतलब जो मिलती कम है, क्या कि जो रेयरली मिलती कम है, लाइक जो आपके एशियंट से रिलेटेड, आपके पूर्वजों से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है आपके पास तो क्या है, रेयरली मिलेगी, तो उसकी जो यूटिलिटी है कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, ये एक्सेप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। रियलिटी में सारे जो एक्सेप्शनल होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमें अगर एक्सेप्शनल में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो हमें याद रखना क्या क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन क्या क्या इसके अपवाद हैं। सर स्मॉल यूनिट होगा तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा, इंटॉक्सिकेंस कमोडिटी होगी तब नहीं करेगा विषैले पदार्थ, रेयर कमोडिटी होगी तब नहीं करेगा, माइजरमैन यानी कंजूस आदमी होगा तो वो भी, उसको भी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग कमोडिटी, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आप उसको बार बार करने की कोशिश करोगे। वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी लाइक मिल्क हो गया, अब इसके ज़्यादा यूज हैं, आप चाय बनाने में लेते थे तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है। अब चाय से आप अगर मान लिया कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होने लगी, आप उससे कॉफ़ी बनाना शुरू कर दो, उससे आप क्रूड दही जमा शुरू कर सकते हो, या उसको मिल्क दूध पी भी सकते हो, आप पनीर बना सकते हो, ठीक है ना, एक्सेट्रा। यानी कि जिस भी कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता, ये इसका एक्सेप्शनल बोलता है। नेक्स्ट बनाता है इनिशियल स्टेज, कि जब आप पहली यूनिट कंज्यूम करोगे तो उसकी तो जो यूटिलिटी है वो तो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है जो फर्स्ट यूनिट है, क्योंकि बाद में कम होगी ना, जो बाद में है वो यूनिट कम होगी, लेकिन पहली यूनिट की क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। तो ये एक्सेप्शनल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है क्या क्या है, स्मॉल यूनिट, रेयर कमोडिटी, इंटरेस्टिंग कमोडिटी, या फिर इनिशियल स्टेज, इंटॉक्सिकेंस कमोडिटी, माइजरमैन, या फिर वेरियस यूज ऑफ द कमोडिटी, ये आपको याद रखना है। और आपको मैं और इन्फॉर्म कर दूं कि जैसे ही अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो इसके एमसीक्यू में अपने टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा विद आंसर, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं यूज या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका यूज किया जा सकता है कंजप्शन के टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, डिमांड एंड सप्लाई के टाइम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, टैक्सेशन के रिगार्डिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग, या डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो ये आपको याद रखना है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, यानी कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये तो आप कर ही सकते हो, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, टैक्सेशन, या प्राइस डिटर्मिनेशन। एक जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, ठीक है ना। डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या होता है, देखिए हम ये बोलते हैं जैसे कि जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस पैराडॉक्स में ये बताया गया है कि ये कंसेप्ट काम नहीं करता। क्यों,
क्योंकि जो एडम स्मिथ ने जो दिया था ये दिया था टोटल यूटिलिटी के बेस पर। किसने दिया था? टोटल यूटिलिटी के बेस पर, जबकि रॉबिन्सन उसने दिया है ये मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू MU, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर किसी चीज का प्राइस डिसाइड होता है, ना कि टोटल यूटिलिटी के बेस पे नहीं होता। वेरी गुड। सेकंड वन, यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज लेस। अब डायमंड की यूटिलिटी तो लेस है कि वो वहां पर हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट प्राइस फिर भी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि सर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? हाई है, इसलिए उसका प्राइस क्या है? हाई है। और कैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी हाई है क्योंकि उसका प्राइस हाई है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि उसकी जो स्कैरसिटी है, यानी कि वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी पहुंच ही नहीं पाती। जैसे आपको अगर मान लिया एक डायमंड मिल गया, अब आपको दूसरा डायमंड लेने के लिए भी ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कभी आपके पास इतने डायमंड हो जाए कि आप बोल दो नहीं अभी मेरे को और डायमंड नहीं चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि इस पैराडॉक्स में ये बताया गया है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी से डिसाइड होता है, ना कि टोटल यूटिलिटी से, पहले पॉइंट में बोला गया है। फिर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं ये दो, कौन कौन से? पहला दिया गया है डायमंड का और दूसरा दिया गया है वाटर का। इसने बोला कि सर डायमंड की यूटिलिटी कम है, उपयोगिता कम है, उसका यूज कम होता है। क्यों? क्योंकि वो स्केर्स है, वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी प्राइस हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि सर मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, यानी कि हर एडिशनल यूटिलिटी को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। वाटर की जो है, जो टोटल यूटिलिटी होती है ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस लो होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी लो होती है। आपको याद रखना है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा उसका प्राइस ज़्यादा। और मार्जिनल यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है ये आगे और आपको क्लैरिफाई किया गया है। देखिए, मोर क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल, भाई जिस भी वस्तु की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। और लेस यूटिलिटी मीन्स लेस प्राइस। और जिस भी आर्टिकल की क्वांटिटी कम होगी उसकी यूटिलिटी मोर होगी, और मोर क्या होगा? प्राइस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसके साथ एक चीज़ और याद रख सकते हो कि सर इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है और नीचे वाले की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है। इससे आप ऐसे याद कर सकते हो, जो कम होती है उसके आगे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो वाटर, और जो ज़्यादा होती है उसके आगे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डायमंड। तो आप ये लाइन याद कर लेना, आपका सारा ही हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। क्या क्या? सर जिस आर्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी यूटिलिटी कम होती है, प्राइस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, ये आपको याद रखना है। और जिस भी आर्टिकल की क्वांटिटी कम है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, उसको चाहने वाले ज़्यादा होंगे, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जिससे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। अदर नेम, अब ये है ना प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया, आप चेक करना, जब आपको क्वेश्चन में सेंड करूंगा तो वहां पर मिल जाएगा। अदर नेम किसकी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर में ये पूछा गया था, तो ये आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स किसको बोलते हैं। तो ये आप किसको बोलोगे? आप बोलोगे सर लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का ही दूसरा नाम है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, जैसे आपने देखा हो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो गोसन फर्स्ट नियम होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की जगह क्या वर्ड आ गया? इक्वी। क्या फर्क आया? सिर्फ वहां पर डिमिनिशिंग था, यहाँ पर इक्वी यानी कि इक्वल, उसको बोलते हैं गोसन का सेकंड नियम। फिर अजम्पशन में क्या दिया गया है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल होता है, उसको पता होता है कि मार्केट में रेट क्या है। ठीक है ना, उसको क्वांटिटी की नॉलेज होती है कि ये कम क्वांटिटी तो नहीं दे रखा है। यानी कि रेशनल इन द सेंस है कि कंज्यूमर को सब पता होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस कमोडिटी के बारे में जो वो खरीदना चाहता है, चाहे उसकी क्वांटिटी हो, प्राइस हो, क्वालिटी हो, हम ये मान के चलते हैं। दूसरा, एक्सपेंसेस आर मेड इन स्मॉल यूनिट। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में जो आप खर्चा करोगे वो छोटी छोटी यूनिट में करोगे। लाइक आपके पास अगर 8 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ हैं? 8 रुपीज़ है, तो आप किसी भी कमोडिटी पर 8 के 8 रुपये नहीं लगाते, आप क्या करते हो? एक एक टुकड़े कर लेते हो 8, और उनको फिर
अपने अकॉर्डिंग लगाते हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज सेम, यानी कि कांस्टेंट रहती, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको याद रखना है, ये अजम्पशन में से तो हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहां से ध्यान रखना पड़ेगा ये। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूटिलिटी कैन मेजर इन मनी, यानी कि यूटिलिटी को मेजर में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी में, यानी कि आप यूटिलिटी को क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे मनी के रूप में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैशन इनकम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये इसकी अजम्पशन है, और टाइम और जगह प्लेस सब क्या होगी, सेम रहेंगे, वही का वही रहेगा। क्या क्या थे, पहला आता सर इसमें रेशनल कंज्यूमर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहती है, यूटिलिटी को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो आप, एक्सपेंसेस को छोटी यूनिट में करना है, फैशन वगैरह में कोई चेंज नहीं होना, ठीक है, टाइम प्लेस भी सेम रहना है। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको करते हैं। पहला, यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखी है 1 to 8, यानी कि आपके पास टोटल अगर 8 रुपीज है तो उसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हीट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस, आपने देखा हो तो ये यूटिलिटी 22 से 8 हो गई है और ये 18 से 4 हो गई है। ठीक है ना, इनकी यूटिलिटी हर कॉमोडिटी के साथ, आप बोल सकते हैं हर यूनिट कंजप्शन के साथ गिरती जा रही है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपके पास जो पहला रुपया है, अब आपके पास जो ये 1 रुपया है, इसको कहाँ लगाओगे, अगर आप रेशनल कंज्यूमर हो, अगर आप रेशनल कंज्यूमर हो तो कहाँ लगाओगे, सर आप बोलोगे सर कि जहां व्हीट और राइस दोनों में से जहां मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी मैं वहां लगाऊंगा। तो यानी कि पहला रुपया आप लगाओगे व्हीट पर, दूसरा रुपया सर इसमें 20 है इसमें 18 है, फिर भी आप इसी पर लगाओगे, तीसरा रुपया सर इसमें 18 है इसमें भी 18 इसमें भी 18। तब आपने नोटिस किया कि आपने 2 कमोडिटी तो ले ही ली, अब क्या करोगे, व्हीट तो आपके पास है पहले ही, अब क्या करोगे, आप राइस पे पैसा लगाओगे, फिर यूटिलिटी इसकी ज़्यादा फिर इस पे लगा दोगे। ऐसे करते करते जो लास्ट यूनिट है, जो लास्ट में यूटिलिटी होती है, जो लास्ट में यूटिलिटी होती है, वो चाहे व्हीट हो चाहे राइस हो, दोनों की यूटिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए इसको बोला जाता है इक्वल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, याद रह जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जो सर लास्ट रुपया आपने खर्च किया, लास्ट रुपया इस पे किस पे खर्च किया, 8वां रुपया खर्च किया हमने व्हीट पर, और 7वां रुपया हमने खर्च किया राइस पर। राइस पे इसके बाद तो कोई रुपया खर्च नहीं हुआ, ऐसे ही 8 रुपये के बाद तो कोई खर्च ही नहीं हुआ। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हम डायग्राम की फॉर्म में चलते हैं तो और भी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहां से करते हैं हम स्टार्ट। अब देखो इस साइड जो आपको दे रखी है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट ऑफ मनी, और इस साइड दे रखी है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे टेबल में दिखाया गया था 1 to 8 तो दे रखी थी, ये आपकी 8 तक दे रखी थी, तो आप यहाँ पर 8 तक कर सकते हो, यहाँ पर आप 8 तक आगे ले जा सकते हो। और मार्जिनल यूटिलिटी आपने नोटिस किया हो तो 22 तक दे रखी थी मैक्सिमम। ठीक है, और एक की 18 से स्टार्ट थी। तो आपने क्या करना है, सिंपल बस उस टेबल को यहाँ ड्रॉ करना है। जैसे उसमें आपने पहला रुपया लगाया था, क्या लगाया था, पहला रुपया। ठीक है, पहला रुपया लगा तो यूटिलिटी कितनी थी आपकी 22, कितनी थी 22। फिर दूसरा रुपया आपने लगाया तो वहाँ पर यूटिलिटी कितनी मिली थी, सर वहाँ पर मिली थी मेरे को, यहाँ पर 22 थी, यहाँ पर मिली थी 20। फिर जो तीसरा रुपया आपने लगाया, सर यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, एक ही बात है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं सेकंड कमोडिटी पर। ठीक है, तो तीसरा रुपया जो आपने यहाँ पर लगाया तो आपको मिली 18 की। चौथा रुपया यहाँ भी 18 दे रहा है तो यहाँ पर भी हमने 18 का लगा दिया। ठीक है, ऐसे करते 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 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर यहाँ पर आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है। तो ये इनकी जो ये लगाया गया है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये दिया गया है व्हीट का, और ये आपका दिया गया है राइस का। किसका दिया गया है, राइस का। तो यानी कि 14 रुपये ऐसे हैं, 14 रुपये पर तो सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी अगर 14 है तो वहाँ से आपको दोनों को इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो उसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी दिया गया मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ एमयू। क्या दिया गया है, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ एमयू एंड द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। अभी देखिए आप, नेक्स्ट दिया गया है मॉडर्न एक्सप्लेनेशन किसकी, एमयू की और प्राइस की, किसी भी कमोडिटी के रिगार्डिंग। देखो मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मान लें कि ए कमोडिटी ए है, मान लें कि एप्पल है, तो क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ
एप्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। इनके ए को मैंने एप्पल बना, एप्पल से हमने ए ले लिया, एप्पल से हमने ए ले लिया, तो ऐसे ही बनाना हो गया, कुछ भी लगा लो आप एक्स वाई जेड। तो ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना हो गया, ऐसे चलते 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 एन तक आ जाएगा। ये आपने नोटिस किया हो तो ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में, क्या ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कई बार है ना इतना दे देता है, बहुत बार आपने नोटिस करोगे तो यहाँ इतना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है क्या यही आएगा, तो आप बोलोगे नहीं सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी आएगा। अच्छा एक बात और, कई बार आपने ऐसा मिल जाएगा आपको, अगर आपने देखा हो तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, फिर ऐसे करते 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 एन तक आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, फिर आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। एम का मतलब मनी है, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, एम का मतलब है मनी। तो आपने बोला सर इसका प्राइस कहाँ गया नीचे। अगर मान लीजिए सबका प्राइस सेम है, यानी कि आप बोलो एप्पल का प्राइस सेम है, बनाना का प्राइस सेम है, और ऐसे करते करते सबका प्राइस सेम है, तो प्राइस सेम है तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर प्राइस अलग अलग है, मान लीजिए एप्पल का है 10 रुपये, इसका है बनाना का है 12 रुपये, ऐसे करते करते है तो आपको प्राइस लिखना पड़ेगा नीचे। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप प्राइस नहीं लिखते क्योंकि प्राइस सेम है, और ये भी फॉर्मूला ठीक है। लेकिन याद क्या रखना, आपको याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो क्या करेगी सर, इसके साथ में आएगी, सारे इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है स्कोप कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का इसका यूज किया जाता है कंजप्शन में, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, पब्लिक फाइनेंस में। तो ये भी आपको थोड़ा याद रख लेना। अब आता है इसका क्रिटिसिज्म, आलोचना इसकी क्यों की जाती है इक्वी की, क्योंकि देखो हमेशा ही जो क्रिटिसिज्म होगा ना वो उनकी अजम्पशन बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, अजम्पशन बेस पे। जैसे इकोनॉमिक इरेशनैलिटी, इग्नोरेंस, लेजीनेस, केयरलेस ऑफ कस्टमर। हमने बोला कि कस्टमर क्या होते थे, रैशनल। क्या होते थे, हमने बोला कि कस्टमर रेशनल होते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं। कस्टमर कई बार केयरलेस हो जाता है, लेजीनेस हो जाता है, इग्नोरेंस हो जाती है। मान लें कि आप कभी मार्केट गए ही नहीं सब्जी खरीदने के लिए, और आपके मम्मी ने आपको बोल दिया कि जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो आपको जो भी पहली दुकान दिखे आप वहीं से लाके वेजिटेबल ले आए, ठीक है ना, वहीं से आप वेजिटेबल परचेज कर लाए। अब दुकानदार को पता चल गया कि ये पहली बार आए हैं, तो उसने क्या किया, जो 10 रुपये किलो आलू मार्केट में बिक रहा था आपको 20 रुपये किलो दे दिया। तो वो क्या हो गया, आपने कन्फर्म नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, इसलिए इग्नोरेंस के कारण आप ज़्यादा प्राइस पे कराए। तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बनाता है इनडिविजिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट होता है वो इनडिविजिबल होता है, उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता कई बार, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हो सकता है। जबकि इसकी अजम्पशन क्या थी, डिविजिबल थी, वो प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद हैबिट, कस्टम या यो फैशन, ये चेंज होते रहते हैं, जब इसमें बोला कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज इन प्राइस में चेंज होता है, अजम्पशन में बोला कि प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना था, जबकि इसमें बोलता है रियलिटी में चेंज होता है। डिफिकल्टी ऑफ मेजरमेंट करना यूटिलिटी को डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बोलता है कि हो सकता है कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ये लेता ही नहीं, सिर्फ सब्सटीट्यूट गुड्स को लेता है अजम्पशन में। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेम गुड्स, कि एक जैसी गुड्स दिखने वाली अवेलेबिलिटी उसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, आपको याद रखना। यानी कि आपको क्रिटिसिज्म को ये इसका कोई रट्टा नहीं मारना। अगर आपने अजम्पशन आपको आती है, क्या आती है, अजम्पशंस आपको आती है, तो उसी अजम्पशन को आपको नेगेटिव पॉइंट उसको बताना है, नेगेटिव शो करना है, बस आपका काम हो जाएगा।